गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको जो है डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो जो इसमें सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपने पिछले क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि कुछ जो है भौतिक परिवर्तन होते हैं और कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी का बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी को आप जमाओगे तो वो बर्फ़ बन जाएगी, और बर्फ़ को अगर आप गला दोगे, अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में रख दोगे तो वो पानी बन जाएगा। ऐसे ही पानी को गर्म करने पर भाप बन जाएगी, और भाप से दोबारा क्या हो जाता है, अगर उसे ठंडा किया जाए तो पानी बन जाता है। तो यह है भौतिक परिवर्तन। जहाँ अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया उसको हमने कहा भौतिक परिवर्तन। फिर हमारे कुछ होते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? वो परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ निर्मित होते हैं उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। अच्छा, ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो रासायनिक परिवर्तन के होने में जो क्रियाएं होती हैं वो कहलाती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। और जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है, रंग में परिवर्तन आता है, गैसों का उत्सर्जन होता है और तापमान में परिवर्तन आता है। जैसे अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, उसके दहन से मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको चूर्ण मिल जाएगा। तो ये एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है। या फिर आप कह सकते हो कि अगर हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में संयोग करें, उन दोनों को आपस में मिलाएं, तो उससे पानी का निर्माण हो जाएगा। जो और पानी क्या है? बिल्कुल ही एक नया पदार्थ है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन, और ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीकों की सहायता से लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके पानी का निर्माण करते हैं। ये तो मैंने आपको एक वर्डली बता दिया, एक शब्दों में बता दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्रिया की और क्या बना दिया? पानी बना दिया। ठीक है, अगर हम इसको प्रतीकों की सहायता से लिखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2H2 प्लस O2 इजकल टू 2H2O। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि 2H2 प्लस O2 इजकल टू 2H2O। इसमें ये जो H2 और O2 है, ठीक है, जो आपस में मिल रहे हैं, इनको तो हम कहते हैं अभिकारक। और फिर हम एक एरो लगाते हैं, और एरो के बाद जो हमारा H2O बना, H2O यानी पानी बना, उसको हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, तो इस तरीके से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। एक साइड आप अभिकारकों को लिखते हैं यानी जिनमें क्रिया हो रही है, और दूसरी साइड आप उसको लिखते हैं जो कि बन रहा है यानी कि जो उत्पाद है। ठीक है, अच्छा, और ये जो रासायनिक समीकरण होती है, ये इसको फिर हमें बैलेंस भी करना पड़ता है। ठीक है ना, ये असंतुलित है, इसको हम बैलेंस करना पड़ता है, पर इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विस्थापन अभिक्रिया। तो हम इनको धीमे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है A प्लस बी इज इक्वल टू AB। इसका मतलब क्या है कि दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ है A, एक पदार्थ है B। दोनों पदार्थों ने आपस में संयोग किया और संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण किया। तो ये आपकी संयोजन अभिक्रिया है। बिल्कुल सिंपल, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण होता है। अभिकारक क्या हुए? यहाँ पर आप देखो, A और B हो गए अभिकारक, और उत्पाद क्या हो गया? AB हो गया। ठीक है, इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण वही है जो मैं आपको अभी तक बता रही थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप और देखो कि मैंने H2 के आगे G लिखा है, O2 के आगे भी G लिखा है और H2O के आगे L लिखा है। इसका मतलब है इनकी स्टेट क्या है, यानी H2 जो है वो गैसियस स्टेट में है, इसलिए मैंने H2 के आगे G लिख दिया। ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है, इसलिए मैंने इसके आगे G लिख दिया। और H2O आपको पता है लिक्विड है, इसलिए हमने इसके आगे L लिख दिया। ठीक, अच्छा, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और उठा सकते हो कि H2 के आगे मैंने 2 क्यों लगाया है। तो ये वही बैलेंस करने के लिए लगाया है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे।
ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है C+O2 इज इक्वल टू CO2। C आप लोग जानते हो क्या है, कार्बन, और इसमें हमने ऑक्सीजन को मिलाया यानी O2 क्या हो गई हमारी ऑक्सीजन। तो कार्बन धन ऑक्सीजन यानी C+O2, और ये इन्होंने मिलाकर क्या बना दिया, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारी हो गई संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद हमारी अगली अभिक्रिया आती है जिसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें आपका एक पदार्थ है जैसे कि AB, ठीक है, और ये टूट रहा है कितने पदार्थों में, दो या फिर दो से अधिक पदार्थों में भी ये टूट सकता है। ठीक है, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक वियोजित होता है और दो या फिर दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। आप एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये किस में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट है। मैंने आपको ये बात बोली थी बार बार 9th में कि आप लोगों को जो है एक तो आपको तत्वों के प्रतीक आने चाहिए और दूसरा आपको केमिकल फॉर्मूलाज आने चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि इनसे आसानी होगा। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो दोबारा एक बार 9th की क्लास की बुक को आप रिवाइज करो। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या है CaCO3, ठीक है, और ये किस किस में टूट गया, CaO आपका क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके साथ इसमें बना CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है ये 3 प्रकार से होती है। ठीक है, एक तो होता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन जो कि ऊष्मा के द्वारा होता है, यानी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा तो ऐसे ही नहीं टूटा, कैसे टूटा, जब हमने इसको हीट दी, जब हमने इसको गर्म किया, हमने इसको ऊष्मा दी। ठीक, यहाँ पर आप एक बात और, किसी ने मुझसे पूछा था ये क्वेश्चन कि भाई ये कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर आपने ये त्रिभुज का जैसा निशान क्यों लगाया है, तो ये इसी चीज़ का निशान है कि हम क्या दे रहे हैं, उसको ऊष्मा दे रहे हैं। दूसरा आपकी होती है विद्युत वियोजन जो कि विद्युत के द्वारा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हो ये पानी है, H2O क्या है, पानी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, कुछ जो कॉमन चीज़ें होती हैं इनको बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल आ जाना चाहिए। H2O कहते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए पानी। ठीक है ना, तो ये जो H2O है इसमें जब हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो गया। ठीक है, और तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जिसका एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है कि जो सिल्वर क्लोराइड है उसको हमने क्या किया, सूर्य के प्रकाश में रखा तो वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है, उसको हमने सनलाइट में रखा तो वो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट गया। सिल्वर Ag क्लोरीन Cl, ठीक है, और AgCl क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड। ठीक, अगली अभिक्रिया आपकी आती है जिसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, देखो विस्थापन अभिक्रिया के लिए अगर आपको याद होगा 9th में हमने एक प्रैक्टिकल किया था जहां हमने क्या किया था कि कॉपर सल्फेट का एक विलयन लिया था जो कि ब्लू कलर का था यानी नीले रंग का था। उस विलयन में हमने क्या मिला दिया था, आयरन की नेल्स डाल दी थी, कुछ कील डाली थी, है ना, आप लोग अपनी क्लास में से निकाल के भी लाए थे तो वो जो कील डाली थी हमने, तो हमने क्या देखा था कि वो जो नीले रंग का विलयन था वो कुछ समय बाद क्या हो गया, हरे रंग में परिवर्तित हो गया। तो होता क्या है कि वो जो नीला विलयन था वो था कॉपर सल्फेट का, जब हमने उसमें आयरन मिलाया, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो आयरन होता है यानी Fe आयरन, ये कॉपर सल्फेट से कॉपर यानी Cu से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव मतलब आयरन जो है कॉपर के मुकाबले में बहुत तेज़ी से क्रिया करता है। ठीक है, हमारी जितनी भी धातुएं हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, कोई धातु होती हैं वो बहुत तेज़ी से क्रिया करती हैं और कोई धातु होती हैं जो उतनी तेज़ी से क्रिया नहीं करती। जैसे आप जानते हो सोना है, सोना क्या है, बहुत सारी चीज़ों के साथ क्रिया नहीं करता है, मतलब सोना बिल्कुल ही एक तरह से आप कह सकते हो निष्क्रिय टाइप की धातु है, इसीलिए हम क्या होता है सोने से अपने गहने बनाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप सोडियम की बात करो तो सोडियम को आप खुली हवा में भी नहीं रख सकते हो, वो क्या होता है, फट जाता है। ठीक है, यानी हर धातु की क्रियाशीलता क्या होती है, अलग अलग होती है। अब इस यहाँ के केस में क्या है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को मिला रहे हैं तो आयरन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट का जो सल्फेट है यानी जो SO4 है उससे जुड़ जा रहा है और बना दे रहा है आयरन सल्फेट, FeSO4 बना दे रहा है और कॉपर अलग कर दे रहा है, कॉपर को अलग कर दे रहा है। तो यही है विस्थापन। ठीक है, आयरन ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया। विस्थापन आप कॉमन भाषा में कह सकते हो हटाना। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ
कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है वो कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, जिंक जो है कॉपर सल्फेट से मिला और वहाँ भी क्या हो गया, कॉपर विस्थापित हो गया, कॉपर को हटा दिया गया और जिंक जो है सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बन गया। ठीक, तो ये हो गई आपकी विस्थापन अभिक्रिया। अब हम अगली अभिक्रिया में जाते हैं जिसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में जैसे हमारे दो यहाँ पे कंपाउंड्स हैं, एक कंपाउंड है Na2SO4। अब आप सोचो Na2SO4 को हम क्या बोलेंगे, Na आपका सोडियम हो गया और SO4 आपका कौन सा आयन हो गया, सल्फेट आयन। तो Na2SO4 आपका कहलाता है सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये मिला BaCl2 से, BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, एक तो सल्फेट आयन है और एक क्या है, क्लोराइड आयन है। ठीक है ना, ऋण आयन। ठीक, और सोडियम आपका धनायन है, बेरियम आपका धनायन है। तो यहाँ पे क्या होता है, आयन आपस में अदल बदल कर लेते हैं। ठीक है, यानी ये जो सोडियम है ये क्लोराइड के साथ मिल जाता है और ये जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ मिल जाता है। ठीक है, आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ये Na2SO4 और BaCl2 मिले, Na जब इनकी क्रिया हुई तो NaCl के साथ जुड़ गया और इधर ये जो Ba था वो SO4 के साथ जुड़ गया, तो इसने बना लिया बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो वो अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, जब हम इसको लैब में करते हैं, ठीक है, होता क्या है कि जब हम सोडियम सल्फेट में, और हाँ एक बात यहाँ पे मैं आपको और बताती हूँ, मैंने Na2SO4 के आगे अगर आपको दिख रहा हो तो लिखा हुआ है AQ। ठीक है, एक्वस, सही है। ऐसे BaCl2 के आगे भी AQ लिखा हुआ है, एक्वस। इसका मतलब होता है जलीय विलयन, यानी ये सोडियम सल्फेट को हमने पानी के साथ मिला रखा है। ठीक है, अब जब हम सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाते हैं तो हमारा क्या होता है, एक तो BaSO4 बन रहा है, ठीक है, बेरियम सल्फेट मिल रहा है जो सॉलिड है और दूसरा सोडियम क्लोराइड मिल रहा है जो एक्वस है। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड तो ठीक हो गया, ये जो बेरियम सल्फेट है यानी ये जो सॉलिड मैं आपको कह रही हूँ, ये होता क्या है, ये नीचे एज अ प्रेसिपिटेट जमा हो जाता है। ठीक है ना, मतलब हम इसको करेंगे बाद में, तब आप देखोगे कि क्या होता है, बेरियम सल्फेट का एक अवशेप बन जाता है। ठीक है, उस एक्वस विलियन में, उस विलियन में जो आपकी जो परखनली है, जो आपकी टेस्ट ट्यूब है, उसमें नीचे से बेरियम सल्फेट जमा हो जा रहा है। तो इस क्रिया को, जिसमें ऐसे अवशेप बनते हैं, उनको हम इस प्रोसेस को हम अवशेपण भी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन आप इंग्लिश में उसको बोलते हो। ठीक है, तो फिलहाल द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप समझ गए अभिक्रिया कितने प्रकार की हैं, 4 प्रकार की, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। इसके बाद कुछ हमारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं कि ऊष्मा के आधार पे हम जो देखते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे हमारी 2 तरीके की अभिक्रियाएं हैं, बहुत आपसे पूछी जाती हैं। एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, ये देखो ये है आपका नाइट्रोजन N2 और ये मिला 3H2 यानी हाइड्रोजन से, इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया। और जब ये प्रोसेस हुई तो 24 किलो कैलोरी ऊर्जा भी साथ में निकली, यानी इस प्रोसेस में क्या हुआ है, साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, तो इसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा आपकी होती है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो होती हैं कि जब वो अभिक्रिया होगी तो उस बीच क्या होगा, उस अभिक्रिया को कराने के लिए कुछ ना कुछ क्या करनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये नाइट्रोजन है आपका N2, ये ऑक्सीजन से मिला यानी O2 से, और जब ये मिला तो इसको क्या करना पड़ा, गर्म करना पड़ा, यानी कि ऊष्मा देनी पड़ी। ऐसे इन्होंने क्रिया नहीं करी, इनको क्या करना पड़ा, गर्म करना पड़ा, और तब आपकी क्या बनी, नाइट्रिक ऑक्साइड बनी। तो ये आपकी हो गई क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्लियर हो क्या? अब हम आगे देखते हैं जो है आपका उपचयन एवं अपचयन। ठीक है ना, अब उपचयन और अपचयन क्या चीज़ है, ठीक है ना। अब देखो आप एक यहाँ पे क्रिया देखो, अभिक्रिया देखो, जिसमें क्या हो रहा है, CuO क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन से मिल रहा है और ये बना रहा है Cu यानी कॉपर, और साथ में बना रहा है पानी। यहाँ पे आप ये देखो कि ये जो
कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से बन रहा है क्या, कॉपर, यानी इसका ऑक्सीजन इससे हट जा रहा है। और दूसरा ये जो हाइड्रोजन है इससे बन रहा है H2O, यानी इसमें क्या मिल जा रहा है, ऑक्सीजन मिल जा रहा है। तो अब होता क्या है कि कोई भी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उसको हम कहते हैं उपचयन। तो H2 में आप देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पे H2O बन रहा है, तो ये क्या हो गई, उपचयन अभिक्रिया हो गई। और आप देखो कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो और ये अभिक्रियाएं एक साथ ही होती हैं लगभग, तो इन अभिक्रियाओं को मिलाकर हम रेडॉक्स रिएक्शन या उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपके हमने बहुत सारी अभिक्रियाएं आपको बता दी। इसके बाद इस चैप्टर में आपकी दो चीज़ें और हैं, वो है संक्षारण और विकृतगंधिता। ठीक है, अब आप ये भी देख लो कि संक्षारण क्या है और विकृतगंधिता क्या है। तो संक्षारण क्या है, संक्षारण मैं बिल्कुल कॉमन भाषा में कहूँ तो जंग लगना। आपने देखा होगा कि जो लोहा की चीज़ें होती हैं उनमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, इसी को हम कहते हैं संक्षारण। ठीक है, होता क्या है कि लोहे के ऊपर ऑक्सीजन की एक परत जम जाती है, यानी जो लोहा है उसमें क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, तो उसको हम बोलते हैं संक्षारण। ठीक है, दूसरा आपकी विकृतगंधिता होती है। विकृतगंधिता का मतलब ये है कि अगर आप कोई खाद्य पदार्थ है उसको लंबे समय तक छोड़ दो तो आप देखते हो उससे बहुत ज़्यादा क्या आने लगती है, गंदी सी स्मेल आने लग जाती है, इसी को हम कहते हैं विकृतगंधिता। वहाँ भी क्या होता है कि जो फैट है, जो खाद्य पदार्थ है उसमें फैट है, उसमें ऑयल है, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और इसके कारण क्या हो जाता है, उससे स्मेल आती है और उसका स्वाद जो है बदल जाता है। ठीक है, तो ये आपकी है विकृतगंधिता। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर लगभग इसकी एक हल्की फुल्की समरी हो गई। बचा क्या, बैलेंस करना, वो आपको कल बताएंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको आपने समझना है। अब आज के होमवर्क की बात आती है, तो आपने क्या होमवर्क करना है, आपने ऐसा करना है कि देखो ये मैं आपको अभी उसमें दे भी दूँगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ इसको पहले। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उनको संतुलित कीजिए। अभी आपको संतुलित करना नहीं आता है, आपने सिर्फ ये काम करना है कि इनको आपने लिखना सीखना है। अब जिसमें इसमें फर्स्ट है कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने नाइट्रोजन, पहला वाला देखो आप, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा, इसमें आप सबसे पहले लिखोगे कि नाइट्रोजन, ठीक है ना, इसमें आप ये देखोगे कि नाइट्रोजन क्या होती है। तो आप जानते हो कि नाइट्रोजन जो होती है वो होती है आपकी N, और नाइट्रोजन क्योंकि ये N2 के फॉर्म में होता है, बेटा ये 2 ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके लिए आपको 2 को नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, आप जानते हो नाइट्रोजन कैसे लिखते हैं वैसे। ठीक है ना, नाइट्रोजन किसके साथ मिल रहा है, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है ना, तो बीच में आप एक प्लस का चिन्ह लगा दोगे और उसके बाद आप लिख दोगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गई आपकी। ठीक है, और उसके बाद आप लगाओगे एक इक्वल टू का चिन्ह जो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा, चलो दिख नहीं रहा है लेकिन आपने लगाना है इक्वल टू का चिन्ह। ठीक है, मैं फिलहाल, चलो ये कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ इसको। अच्छा, इसको लिखने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप इस तरीके से लिखोगे इसको, ये। ठीक है ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, नाइट्रोजन आपका N2 हो गया। ठीक है, फिर आप प्लस का चिन्ह लगाओगे और हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, H2 हो गया। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, ऐसा एक चिन्ह लगा दोगे एरो वाला, और फिर आप बना दोगे अमोनिया यानी NH3। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, इसी तरीके से आप सारे क्या है, इनको ये जो शब्द में लिखी हुई हैं, वाक्यों में लिखी हुई हैं, इनको आप फॉर्मूलाज के रूप में लिखोगे। ठीक है, बैलेंस जिसको करना आता है वो लोग करो, और बाकी से हम कल डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग के बारे में, तो बाकी जो है कल करेंगे। ओके।